नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग के नेतृत्व में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौकी पहाड़पुर चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव और कोरोना के नियमों के दृष्टिगत 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों पर लगे फाटे के झंडे होटल में बिना मास्क वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें चेकिंग के दौरान वाहनों पर से विभिन्न पार्टियों से संबंधित झंडा तोड़ाया गया तथा काली फिल्म लगे वाहनों पर से काली फिल्म उतरवाई गई तथा साथ ही साथ उनके कागजात भी चेक किया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल, क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर और थाना प्रभारी कोतवाली में फोर्स मौजूद रहे। इस मामले में एसपी आजमगढ़ अनुराग ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अभियान चलाया गया है, किस तरह का अभियान है, इससे क्या बरामदगी हुई है और कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि वर्तमान में आचार संहिता लागू है, तो समय समय पे अलग अलग पॉइंट्स से, बैरियर पॉइंट से पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सभी अधिकारी भी प्रतिवाद कर रहे हैं। आज ये पहाड़पुर चौकी के सामने यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें लगभग 10 गाड़ियाँ सीज की गई हैं, 40 वाहन ऐसे हैं जिनसे ब्लैक फिल्म उतारी गई है। इसके साथ साथ एक संदिग्ध गाड़ी मिली जिससे 3 लाख के करीब कैश बरामद हुआ है। इनको पूछताछ के लिए अभी थाने लेके गए हैं, इनसे कहाँ से इनके पास कैश आया, क्योंकि आचार संहिता जब लगी होती है तो हैवी कैश अगर किसी गाड़ी वाहन से बरामद होता है तो उसमें प्रॉपर तरीके से पूछताछ करके और आगे कार्रवाई की जाती है। ये अभियान इसी प्रकार से चलता रहेगा। 8 संदिग्ध लोग हैं जिनको थाने पर पूछताछ के लिए ले जाया गया है, उससे क्या उनकी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। और अलग अलग पॉइंट्स पे पॉइंट बदल के, टाइम बदल के चेकिंग अभियान चलता रहेगा। जनपद के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, जिन भी लोगों ने ब्लैक फिल्म अपने वाहनों पे लगा रखी है या होटर लगाए हुए हैं, उसको तत्काल हटा लें। पुलिस को अगर आपकी वाहनों पे ये लगा हुआ मिला तो बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी और आपके वाहन की सीजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ साथ आचार संहिता के अंतर्गत जो झंडे लोग अगर कोई लगा के चलता है या कोई पोस्टर लगा के चलता है बिना अनुमति के, तो उसमें भी FIR पंजीकृत किए जाने का प्रावधान है, उसको भी हम लोग प्रयोग करेंगे। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां इन दिनों क्षेत्रों में टेलीकॉम कंपनियों के मनमानी से खराब नेटवर्क मिलने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। वहीं टेलीकॉम कंपनियां सस्ते और लुभावनी ऑफर देकर अब ग्राहकों को लूट रही हैं। इन कंपनियों द्वारा सरचार्ज के साथ रिचार्ज रेट भी बढ़ा दिया गया है तथा नेटवर्क सेवाएं बहुत ही खराब हो चुकी हैं, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं बैंकिंग, ऑनलाइन सेंटर, जनसेवा तथा ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल की वजह से जहाँ विद्यालय 23 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं कोरोना काल की वजह से जहां विद्यालय 23 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं, वहीं बच्चों का पठन पाठन ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। अभिभावक किसी तरह बच्चों की शिक्षा को देखते हुए मोबाइल की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या से छात्र छात्राओं की ऑनलाइन शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। नेटवर्क समस्या को लेकर छात्र सुबह से ही परेशान रहते हैं, कभी छत पर तो कभी सिवान में ही मोबाइल लेकर ऑनलाइन शिक्षा के लिए परेशान होते रहते हैं। क्षेत्र में इन दिनों टेलीकॉम कंपनियां अपनी जाल बिछा चुकी हैं, जिसमें लोग आसानी से फंस चुके हैं। वही खराब नेटवर्क देकर कंपनियां लोगों से पैसे भी वसूल रहे हैं, जिसकी समस्या से पूरे क्षेत्र बनी हुई है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम द्रविण सिंह है, मैं पूर्वा अतरौलिया का निवासी हूँ। ये टेलीकॉम कंपनी का रेट बढ़ा भी दिया गया है और क्षेत्र में नेट की स्पीड बहुत स्लो है, इसके बारे में बताइए। जिसके बारे में पहले नेट का बहुत ही सही रेट था, रेट भी अच्छा चलता था, बट अभी रेट भी बढ़ गया है। नेट चलाने में बहुत ही दुविधा होता है। 2G की स्पीड से नेट चलता है। क्या था पहले रेट, अब क्या हो गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले रेट 149 में 24 दिन का था, अब क्या है 180 का हो गया है, वो भी 24 दिन का। नेट की स्पीड वेरी लो है, 3G की स्पीड से चलता है। मतलब कंपनी द्वारा रेट बढ़ा के नेट की स्पीड नहीं बढ़ाई गई? नेट की स्पीड नहीं बढ़ाई गई। अगल बगल के बच्चे पढ़ते हैं, उनको अच्छा नेट नहीं पाने की वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, जानते हैं सब कि नेट की यूज़ सभी भी करते हैं। आप लोग की कुछ मांगे हैं टेलीकॉम कंपनी से कि इसका क्या किया जाए? हमारी मांगे हैं कि रेट तो बढ़ा दिए पर नेट की स्पीड भी बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा। राम कुमार, कहाँ निवासी हैं? सदर बाजार अतरौलिया आजमगढ़। ये टेलीकॉम कंपनी द्वारा रेट महंगे कर दिए गए हैं और नेट भी बहुत स्लो चल रहा है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल नेटवर्क स्लो है, कहीं से एकदम स्पीड नेट की कहीं तेज नहीं है। क्या रेट भी महंगे हो गए टेलीकॉम कंपनी? बहुत ज़्यादा महंगे, दोगुने हो गए। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई भी उसी से नेट से कराई जा रही है, क्या स्थिति है इस वक्त? एकदम स्लो है, एकदम कोई पेज खोलना चाहते हैं बच्चे खोल नहीं पाते, खुलता ही नहीं है, वही गोल गोल घूमता है इधर से उधर, गोल गोल सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। टेलीकॉम कंपनी ने पैसे बढ़ा दिया, नेट की तो स्पीड तो बढ़ानी चाहिए थी, क्या कहती है टेलीकॉम? कर क्या सकते हम लोग, विवश है। अब कहाँ मोबाइल का आदत हो गई, मोबाइल बिना कोई रह नहीं सकते, इसी वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग।
आजमगढ़ जिले के पूरा कोहराना निवासी पीड़ित ने दबंग पट्टीदारों पर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया है। डीएम से शिकायत भी की है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सरायमीर थाना क्षेत्र के पूरा कोहराना निवासी पीड़ित इंद्र विजय ने बताया कि उसका जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों से काफी पुरानी रंजिश चली आ रही है। जमीन बंटवारे का मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है। उसके बावजूद दबंग प्रवृत्ति के उसके पट्टीदार उसके भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इस मामले में कई बार तहसील से लेकर मुकामी थाने पर शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस के पास जाने पर उसे डांट कर भगा दिया जाता है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसकी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को रुकवाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम इंद्र विजय है और सराय मीर पूरा कोहराना का रहने वाला हूँ और थाना सराय मीर पड़ता है। और जो है ज़बरदस्ती मेरे पट्टीदार लोग कब्जा कर, न्यायालय में मुकदमा भी है ज़मीन का बंटवारा का। जो आधे के वो हिस्सेदार है, आधे के मेरे पिताजी बाबा मेरे हिस्सेदार हैं और हमारी ज़मीन जो है वो लोग ज़बरदस्ती जो है कब्जा कर रहे हैं। न्यायालय में मुकदमा है होते हुए भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। थाने पे गए थे, वहाँ पे डांट के भगा देते हैं। और 1 साल पहले जो हम कहते हैं दूसरे की ज़मीन कहोगे मेरी है, और मैं आदेश 1 साल पहले भी कराया था और आदेश पे जो है ये लोग नापने नहीं गए और नायब तहसीलदार कहे कि तुम फाड़ का मुकदमा कर दो, तुम्हारा अलग हो जाएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर तुम्हारे पट्टीदार बहुत बाहुबली हैं, परेशान करेंगे। हम जाएंगे भी नाप के क्या करेंगे कि वो जो है फिर हटा देंगे कब्जा। तुम दबंगों के स्थानीय दबंगों के हिसाब से लेकर वो हमें परेशान करते रहते हैं। थाने में आते हैं 100 नंबर ले जाते हैं, हमारे घर वाले को बंद कर देती है और ज़बरदस्ती चालान करती है। 1 बार नहीं 10 बार हो चुका है। हमारे घर वाले को परेशान, हम बहुत गरीब आदमी। आज डीएम साहब के दिए हैं, एसपी साहब के दिए हैं। और आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर आज बरधा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सराफा व्यापारियों से डकैती की घटना का पर्दाफाश किया है और 7 अपराधी डकैती की जेवरात कीमत लगभग 1,75,000 अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। बता दें कि 5 दिसंबर 2021 को सराफा व्यवसायी सतीश सोनी पुत्र स्वर्गीय रामदुलार सेठ निवासी भादो थाना दीदारगंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें 11:30 बजे सराफा व्यवसायी अपने घर से दुकान पर जाते समय 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल रोककर कट्टे की मुठिया से प्रहार कर पीठ पर टंगा सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग डकैती कर भाग गए थे, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विवेचना के दौरान आज बरधा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला अपने से क्या कार्रवाई की? ये 5 दिसंबर को बरधा थाना क्षेत्र में सुनार जो अपनी दुकान से सामान लेके घर जा रहे थे, उनके साथ लूट की घटना कारित करी गई थी इनके द्वारा। तो जिसमें समीन नाम का अभियुक्त जो जौनपुर का रहने वाला है, ये पकड़ा गया है। इसके अन्य साथी हैं जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। ये लोग सुनारों को चिन्हित करके अपनी रेकी टीम लगाते थे। इसके बाद उनको फ़ोन करके बता देते थे कि हाँ, ये आदमी जेवर लेके या ज़रूरी सामान लेके, कीमती सामान लेके जा रहा है, और दूसरी लोग वहाँ पर आके इनके साथी आके लूट की घटना कारित करके भाग जाते थे। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, इनके गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके अन्य साथियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से लगभग 1,75,000 के सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं, तमंचा बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिससे ये घटना कारित करते थे। पुलिस टीम के लिए इसमें इनाम की घोषणा की गई है। हथरौलिया से खबर है, जहां स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं पूरे क्षेत्र में 23 टीमें टीकाकरण के लिए कार्य कर रही हैं, जिसमें 2 टीम CHC पर टीकाकरण के लिए लगाई गई हैं, जिसमें 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। तो वही दूसरी डोज तथा बूस्टर डोज भी लोगों को लगाया जा रहा है। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए 23 टीमों को लगाया गया है, जिसमें 21 टीमें विद्यालय तथा ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण कर रही हैं और 2 टीम स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण कर रही हैं। विद्यालयों तथा CHC के माध्यम से 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के 8,500 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं सेकेंड डोज में 70% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अभी तक आप लोगों ने वैक्सीनेशन की डोज कितनी पूरी कर ली है? मेरा फर्स्ट डोज जो है 18+ वाले में हम 100% अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए, 1,07,000 को ऊपर कर गए हैं।
और सेकेंड डोज में नियर अबाउट 74%। और 15 से 18 साल जो नए बच्चों का चल रहा है जनवरी से, उसमें हम 8,500 के करीब पहुंच चुके हैं। वो भी मेरा लचपुरा सभी विद्यालय से संतृप्त का हमें पत्र मिल चुका है। फिर भी हम गांव में अपना सेकेंड डोज के छूटे हुए 15 से 18 जो छूटे हुए गांव में जो अनरजिस्टर्ड बच्चे हैं, उनमें हमारा रोज़ 23 सेशन आज फिर लगा हुआ है गांव में। 2 सेशन CSC पे, 21 सेशन गांव में चल रहा है। कोविड की जांच के लगभग 2 महीने का आंकड़ा कितनी करनी है? जी, प्रति दिन हमारा 80-85 RT-PCR और एंटीजन करते अपने अतुलिया ब्लॉक में कितने पॉजिटिव केस हैं? इस समय 8-9 हमारे एक्टिव केस है। लोगों को क्या दवाई के लिए जो आ रहे हैं डेली, उनको क्या दिया जा रहा है और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? जो हैं उसमें अगर पॉजिटिव तो उनको हमें कोविड किट दिया जा रहा है। निगरानी समितियाँ हमारी आशाएं भी गांव में बांट रही हैं, और यहाँ से भी अगर हम जो पॉजिटिव डिक्लेयर करते हैं उसको देते हैं, और उसको पूरा होम आइसोलेशन की कैसे रहना है उसको बताया जाता है। कितने सर आपके यहाँ बूथ में लगे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए इस वक्त? आज हमारे कुल 23 बूथ हैं, जिसमें एक CSC, एक 100 बेड और 21 गाँव में चल रहा है। आजमगढ़ में नगरपालिका आयुक्त के रूप में SDM सदर न्यायिक ने पदभार ग्रहण किया। शहर क्षेत्र का आरक्षण किया दिया। आवश्यक निर्देश बता दें कि आजमगढ़ नगरपालिका के नए शासी अधिकारी के रूप में SDM सदर न्यायिक रवि कुमार को DM ने जिम्मेदारी दी है। नवागत आयुक्त ने पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यों के प्रति सक्रियता दिखाई। उन्होंने सबसे पहले शहर क्षेत्र का निरीक्षण किया और नगरपालिका कर्मियों से बैठक कर समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि ठंड के बाद भी कई सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की थी। इसके अलावा ये लकड़ियों का इंतजाम किया गया है। वहीं कई स्थानों पर साफ सफाई को लेकर भी अज्ञानता देखी गई। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि घरों का कूड़ा एक ही स्थान पर फेंके। कई स्थानों पर वाटर लीकेज के चलते समस्या को भी संज्ञान में लिया गया है। आज ये अभियान चलाया जा रहा है, क्या है? देखिए, आज तो स्वच्छता के अलावा जो है सभी सुबह से ही सभी जगहों पे जो है अलाव जलाए गए। उसके बाद जो कूड़ा निस्तारण सब किया गया। उसके बाद मझगाँव में हम लोग जो भी डंपिंग यार्ड था वहाँ पे अभी समझौता करके आया गया है। अभी सभी हमारे सफाई नायक और सफाई कर्मी और जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं सबको मास्क वितरण किया गया है। और अभी शहर में भी जो है मास्क जो सब लोग मास्क पहने, इसके लिए जो है जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि कोरोना जो है वो नियंत्रित किया जा सके। आजमगढ़ के मेहनगर में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी गुरुवार को शाम 3:30 बजे से धान क्रय केंद्र पहुंची, जहां पर केंद्र प्रभारी भरत यादव से धान खरीदे हुए किसानों के भुगतान के बारे में पूछा। केंद्र प्रभारी ने अब तक कुल 117 किसानों से 6,172 कुंतल के सापेक्ष में 73 किसानों के खाते में पैसा आने की बात कही, जिसे जिलाधिकारी मेहनगर को निर्देशित किया कि खरीद और भुगतान की बाबत विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया कि धान क्रय केंद्र से मिलर धान उठान करने में विलंब करते हैं तो प्रत्येक दशा कार्य क्रय केंद्र के पास बने विद्यालय या किसी का खाली मकान पर उपलब्ध हो तो उसमें धान भंडारण किसानों का धान खरीदा जाए। क्रय केंद्र से पैदल 700 मीटर चलकर कस्बे के वार्ड नंबर 2 में बने अस्थायी निराश्रित गौशाला पहुंचे, जहां पहले से ही ठंड के बचाव के लिए टीन सेट के चारों तरफ तिरपाल लगाया गया था। गोवंश को स्वास्थ्य देखकर जिलाधिकारी ने नगर पंचायत के कर्मचारियों की सराहना करते हुए प्रहलाद पांडे को गौशाला के पास ही ऑर्गेनिक खाद बनाने की बात कही। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां बजाज एजेंसी के बगल में पेट लाइफ फाउंडेशन NGO द्वारा पालतू जानवरों जैसे कुत्ता बिल्ली आदि के लिए 26 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फ्री कैंप का आयोजन किया गया है, जहां पालतू जानवरों का इलाज किया जाएगा। पेट लाइफ फाउंडेशन NGO के संचालक नीरज सिंह ने बताया कि 26 जनवरी के अवसर पर जो भी पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली आदि हैं उनके लिए फ्री कैंप लगाया जा रहा है, जो एंटी रेबीज के वैक्सीन या किसी प्रकार की समस्या जैसी स्किन की समस्या या और भी बहुत सारी समस्याएं होती है उसका फ्री कैंप लाकर इलाज किया जाएगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस मामले में क्या कुछ कहा पेट लाइफ फाउंडेशन NGO के संचालक नीरज सिंह ने, सुनिए। अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज सिंह है। मैं पेट लाइफ फाउंडेशन एक NGO चलाता हूं, जिसका मैं एक डायरेक्टर हूं। क्या है ये पेट लाइफ फाउंडेशन और कब से वैक्सीनेशन लगनी है जानवर लोगों को, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अब की 26 जनवरी पे जो भी पेट्स हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए हम लोग फ्री में कैंप लगा रहे हैं। जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन या उन्हें किसी प्रकार की डिसीज़ हुई है या उन्हें स्किन डिसीज़ हुआ है या कोई और डिसीज़ हुआ है तो उसका जो फ्री कैंप हम लोग लगा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य से संबंधित कैंप लगवा रहे हैं। कैंप कहाँ लगना है? कैंप हमारे आवास पे ही लगेगा, ये नियर बजाज एजेंसी अतरौलिया आजमगढ़। कोई टाइमिंग है कैंप का, कितने बजे? हाँ, 10 से 5, 26 जनवरी को 10 बजे से 5 बजे तक। जैसे क्षेत्रों में किसी भी जानवर के या पेट्स की वैक्सीन नहीं कहीं मिलती थी, हाँ, अब आ गया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि हमारे जो कैनाइन में है 3 बीमारी हमारे डेडली होती हैं, एक डिस्टेम्पर, एक पार्वो और एक रेबीज। अगर तीनों की वैक्सीन हमारे पेट्स को लग जाए, वो चाहे पेट्स हों चाहे स्ट्रीट डॉग हों, लग जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं इनकी डेथ रेशियो को रोक सकते हैं।
आजमगढ़ शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। बता दें कि विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने व कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के दृष्टिगत शहर कोतवाली पुलिस ने कोतवाली परिसर में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया, जो शहर के बड़ादेव, मातवरगंज, चौक पुराने कोतवाली, आसिफगंज, तकिया पहाड़पुर होते हुए शहर कोतवाली में आकर समाप्त हुआ। इस दौरान शहर कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव माइक से लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, ऐसे लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। बाजार में निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को थोड़ी देर पर सैनिटाइज या फिर साबुन से धुलते रहें। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अपने अपने प्रतिष्ठान में भी गाइडलाइन का पालन करें। आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र में आज सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ये क्षेत्र में और बाकी जो सेंसिटिव गांव हैं उनमें ये लोग भ्रमण कर रहे हैं और आम जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं और उनमें विश्वास पैदा कर रहे हैं कि वो जागरूक होकर अपना निष्पक्ष रूप से अपने आप को सुरक्षित समझें और अपना वोट दें जब वोटिंग का इनका दिन आएगा। आगामी चुनाव मद्देनजर देखते हुए किया जा रहा है। जी हाँ, ये आगामी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है और जनता में विश्वास पैदा करने के लिए किया जा रहा है कि वे भयमुक्त चुनाव और निष्पक्ष चुनाव का प्रयोग करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। थाना बक्सा पुलिस व आबकारी सदर की संयुक्त टीम द्वारा 21 पेटी कुल 945 ईसी 200 ml अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक महिला सहित 2 शराब तस्कर को पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देश व क्षेत्राधिकारी सदर जौनपुर के परीक्षण में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में जनपद जौनपुर में चुनाव से संबंधित जो तैयारियां हो रही हैं और कार्यवाही हो रही है, उसी क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और थाना प्रभारी बक्सा अब इनकी टीम के साथ और आबकारी विभाग को साथ में लेकर एक इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस के आधार पर एक गांव है धौकलगंज सुजियामऊ, वहां से मिलावटी अपमिश्रित शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसमें कुल 21 पेटियां बरामद हुई हैं, जिसमें प्रत्येक पेटी में 45 शीशियाँ हैं और प्रत्येक शीशी में 200 ml का वॉल्यूम है और ये सभी सामान रिकवर हुआ है। मौके से 2 लोग इसमें अरेस्ट भी हुए हैं, एक व्यक्ति लल्लन हरिजन और एक महिला है वो कंचन देवी, वो भी अरेस्ट हुई है और इन्हीं के पास से, उन्हीं के घर से ये सारी अपमिश्रित शराब रिकवर हुई है और इसमें विस्तृत इंट्रोगेशन भी किया गया है और इंट्रोगेशन से ये प्रकाश में आया कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिसमें जो अभी नाम प्रकाश में आया है उसमें सत्य प्रकाश जो इस कंचन का पति है ये शामिल है और ये सारी खेप जो सप्लाई करता था ये चुरावनपुर थाना बक्सा का रहने वाला धनंजय यादव है, जो मास्टरमाइंड है और यही सप्लाई करता था और ये लोग बेचते थे। तो इस प्रकार से इस पूरे गिरोह का अनावरण हुआ है और रिकवरी करने में सफलता प्राप्त हुई है और गिरफ्तारी भी की गई है। ये शराब की कीमत लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर है और ये शराब में जब जांच की गई आबकारी विभाग के द्वारा तो अभी प्रथम दृष्टया जांच की गई है तो उसमें जो QR कोड है वो भी नकली पाया गया है, रैपर भी नकली पाया गया है और इसके विस्तृत परीक्षण के लिए हम लोग जो हमारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, जो लैब है, वहाँ हम लोग भेज रहे हैं और उसके बाद अभी रिपोर्ट आएगी, इसके बाद विधिक कार्यवाही आगे की जाएगी। सर ये बनाते यहाँ से थे या बाहर से लाते? अभी ये विवेचना अभी जब की जाएगी तो ये पूरा ये सामने आएगा कि ये कहाँ पर इसकी बॉटलिंग होती थी या कहीं से बाहर से ये पैक करके आ रहा है, क्योंकि सप्लायर का नाम आ गया है सामने। अभी और गिरफ्तारियाँ इसमें होंगी तो ये आगे भी जो जांच हो रही है इसमें सारी चीज़ें आएंगी कि ये कहाँ से इसकी बॉटलिंग हो रही है या कहीं बाहर से ये आ रहा है। सर आपने बात की QR कोड फर्जी है, क्या महिला शराब बेचती थी या क्या करती थी? महिला और ये जो एक लल्लन हरिजन ये गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग शराब बेचते थे। ये दोनों एक ही परिवार के? क्या संबंध? एक ही परिवार के हैं। ये लल्लन ससुर हैं और ये महिला उसकी बहू है। QR कोड आपने
आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में आज अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली लाइन बाजार पुलिस वार्ड सैनिक बल के जवानों द्वारा थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत एरिया डोमिनेशन किया गया तथा इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर सुरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना बक्सा पुलिस वार्ड सैनिक बल द्वारा बक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत एरिया डोमिनेशन कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। ये कैसा फ्लैग मार्च निकाला गया, कहाँ से कहाँ तक गया जी? देखिए, आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इसमें 4 कंपनियां आईटीबीपी की है, इसका लगभग 400 है। उनके साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हमारे साथ सीटी भी हैं, इधर मजिस्ट्रेट साहब हैं। इसमें फ्लैग मार्च के दौरान पब्लिक को आश्वस्त किया जा रहा है और जो रास्ते में सेंटर बूथ पर उसका भी भ्रमण किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि किसी भी माध्यम से अगर कोई चुनाव प्रक्रिया में या निष्पक्ष प्रक्रिया में कोई भी फर्क डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। लखनऊ में भगवा रक्षा परिषद के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय मुख्य अतिथि लखनऊ में भगवा रक्षा परिषद की प्रथम स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि योगी युवा वाहिनी के संस्थापक साहिल उपाध्याय व भगवा रक्षा परिषद के संस्थापक अजित अरविंद पांडे रहे। मुख्य अतिथि योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय ने कहा कि भगवा रक्षा परिषद व योगी युवा वाहिनी का मकसद जरूरतमंदों की मदद करना है। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को मिलकर योगी युवा वाहिनी व भगवा रक्षा परिषद के रास्तों पर चले तो देश कभी बुरे कर्मों को नहीं जाना जाएगा। भगवा रक्षा परिषद के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आए योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय ने कोविड-19 को देखते हुए सभी को मदद तत्पर रहने का आश्वासन दिया। लखनऊ में आज एक आवश्यक वर्चुअल बैठक मंच के लखनऊ स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों विधानसभा 2022 के संभावित प्रत्याशियों ने भाग लिया। सभी पदाधिकारियों ने मंच के राष्ट्रीय द्वारा अध्यक्ष द्वारा छात्र नौजवान बेरोजगार हित में किए गए संघर्षों उनके भविष्य को सुरक्षित व सुरक्षित करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। छात्रों नौजवानों बेरोजगार व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों प्रतियोगी छात्रों के लिए किए गए संघर्ष से संगठन को मजबूती मिली है। लिहाजा नौजवानों की भूमिका भागीदारी व उनके अधिकार के संरक्षण व संवर्धन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर के साथ एक पदाधिकारी कार्यकर्ता तन मन धन से खड़ा है। आज राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के केंद्रीय कमेटियों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। वर्चुअल बैठक के माध्यम से केंद्रीय कमेटी ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच पूरी मजबूती से नौजवानों के मुद्दों पर उनके अधिकार संरक्षण संवर्धन हेतु उनकी भागीदारी और भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उसी क्रम में आज 25 प्रत्याशियों की पहली सूची सर्वसम्मति से जारी की जा रही है। जल्द ही दूसरी सूची जारी कर सभी को सूचित किया जाएगा। इस अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि हताश न होते हुए इन राजनीतिक दलों के चंगुल से बाहर आइए और एक सकारात्मक विचार लेकर के जनता के बीच में जाइए, नौजवानों के बीच में जाइए, उन छात्रों के बीच में जाइए, उन प्रतियोगी छात्रों के बीच में जाइए जिसके लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहा है, हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहेगा। उनको बताइए कि छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों का यदि कोई हितैषी है तो स्वयं आप हैं। इसलिए अपने भविष्य की चिंता आपको करनी पड़ेगी, आपको एक युवा सरकार चुननी पड़ेगी, एक भविष्य तैयार करने पड़ेगा, आपको एक न्यू तैयार करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मिर्जापुर पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संसाधनों की उपलब्धता कराए जाने की परिप्रेक्ष्य में गोष्ठी की है। पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा पुलिस लाइन मिर्जापुर के सभागार कक्ष में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2022 में व्यवस्थापित होने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बल, राज्य सशस्त्र बल तथा संभावित महिला प्लाटून से मल्ल बलों के समुचित प्रवास व उनके मूलभूत आवश्यकता संबंधित संसाधनों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के परिप्रेक्ष्य में गोष्ठी की है।